2020-21 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर यूपी के आला अधिकारियों और एनएससी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरोगा भर्ती, प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधे भर्ती के मामले में गड़बड़ी के आरोप है और इन्हीं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब जवाब तलब किया है। देखिए उत्तर प्रदेश के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों के दर्जनों अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है। मामला 2020-21 में दारोगा भर्ती, प्लाटून कमांडर, पीएसी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती का है। याचिका में धांधली और अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। नियम और कानून के विरुद्ध जाकर के सारा का सारा सिलेक्शन किया है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से सिलेक्शन किया गया दरोगा भर्ती में। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैंडिडेट्स जो है वो परीक्षा देने के लिए जाएं, रेस देने के लिए जाएं और वहां पर उठा करके उनको जेल भेज दिया जाए। उनका पूरा का पूरा कैरियर जो है वो खराब कर दिया। मामले पर हाईकोर्ट ने प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दौड़ कराने के बजाय भर्ती केंद्र पर इंटरव्यू, ऑनलाइन लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक पाने पर एफआईआर दर्ज कराने जैसे आरोप लगाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए एक बड़ी खबर आपको देते हैं लखनऊ से, जहां पंचायत उपचुनाव का आज रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, तकरीबन 1500 पदों पर पंचायत चुनाव हुआ था। उपचुनाव के लिए कल वोट डाले गए थे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पंचायत के तकरीबन 3500 पद खाली हैं। 2000 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। बाकी बचे 1500 पद के लिए उपचुनाव हुए और आज इसके नतीजे हैं। पंचायत उपचुनाव में वोटिंग बैलेट पेपर से हुई थी। आज इसके नतीजे आ जाएंगे। पंचायत में तकरीबन 3500 के तकरीबन ये पद खाली थे और 2000 पदों पर निर्विरोध जीत गए थे प्रत्याशी। और आज पंचायत उपचुनाव के नतीजों का जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट भी आना है। सुबह 10 बजे कुलपति केपी सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। www.mjpru.in पर रिजल्ट देख सकेंगे छात्र। इस वेबसाइट पर आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। आज जारी होगा रिजल्ट। बीएड परीक्षा में पहली बार नेगेटिव मार्किंग की गई। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 6 जुलाई को हुआ था और रिजल्ट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। रिजल्ट देखने के लिए 10 अगस्त से होगी बीएड पास करने वालों की काउंसलिंग। तो आज रिजल्ट आने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम 6 जुलाई को हुआ था। रिजल्ट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना जरूरी होगा। 10 अगस्त से बीएड पास करने वालों की काउंसलिंग भी होगी। आज नतीजे आ जाएंगे। 19 यूनिवर्सिटियों में प्रवेश मिलेगा। आज जो छात्र इसमें पास होंगे, तो आपको बता दें बीएड प्रवेश परीक्षा का आज रिजल्ट आना है। लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। बात करते हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की, जो अब जेल से छूटकर अपने घर पहुंच गया है। कल शाम 7 बजे जेल से ब्रजेश सिंह की रिहाई हुई। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्रजेश सिंह की जमानत मंजूर हो गई थी और जमानत मंजूर होने के बाद वो गुपचुप तरीके से वाराणसी सेंट्रल जेल से रिहा हुआ है। ब्रजेश सिंह बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ब्रजेश सिंह को जमानत मिली। चिट्ठी हत्याकांड में वो आरोपी था। उसरी चिट्ठी हत्याकांड में आरोपी। आपको बता दें कि मुख्तार के काफिले पर हमला करने के मामले में ब्रजेश सिंह को जमानत मिली है। साल 2001 में मुख्तार के काफिले पर हमला हुआ था और इस जानलेवा हमले में 3 लोगों की जान गई थी। मुख्तार ने इस मामले में ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में ब्रजेश सिंह की पहली जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। दूसरी जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने माफिया ब्रजेश सिंह को राहत देते हुए उसकी जमानत मंजूर की और अब माफिया ब्रजेश सिंह जेल से बाहर है।
बिल्कुल आपको बता दें, जेल से डॉन छूट चुका है। जानलेवा हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी और गुपचुप तरीके से ब्रजेश सिंह की रिहाई भी हुई। कल शाम 7 बजे ब्रजेश सिंह जेल से रिहा हुआ, जेल से बाहर आया और अब अपने घर माफिया पहुंच चुका है। तो गुंजन, कल तकरीबन 9:30 बजे ब्रजेश सिंह अपने घर पर पहुंचा। बताया जा रहा है कि वहां कुछ समर्थकों से बातचीत की, परिवार के लोगों से मुलाकात की। कल की रात बहुत सालों के बाद ब्रजेश सिंह की अपने घर पर गुजरी और अब देखना होगा कि ब्रजेश सिंह के वापसी से क्या कुछ असर उत्तर प्रदेश की राजनीति और यहां की पूरी माफिया व्यवस्था पर पड़ता है। माफिया मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले और हत्या के षड्यंत्र के आरोप में सेंट्रल जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा किया गया। अब आपको बताते हैं कि जिस वारदात के चलते ब्रजेश सालों तक जेल के पीछे रहा, वो मामला आखिर था क्या। यूपी में कभी खौफ का दूसरा नाम बन चुके ब्रजेश सिंह को 14 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश को बुधवार को सशर्त बेल दी और गुरुवार को शाम 7 बजे वो शिवपुर जेल से बाहर आ गया। आरोप है कि गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ऊसर चट्टी इलाके में मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। दोपहर 12:30 बजे हुए इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में ब्रजेश सिंह भी घायल हुआ था और तभी यह चर्चा हुई कि ब्रजेश सिंह क्रॉस फायरिंग में मारा गया। सालों तक ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड रहा और उसने अपना कारोबार छिपकर संचालित किया। ब्रजेश सिंह पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे भुवनेश्वर से बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह को यूपी लाया गया, जहां वो वाराणसी जेल में बंद था। ब्रजेश सिंह ने जेल से बाहर कदम रख दिया है, तो अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं न कहीं गैंग वॉर की आशंका भी बढ़ गई है। माफिया मुख्तार अंसारी से अपनी अदावत के लिए मशहूर ब्रजेश सिंह का एक और बड़ा दुश्मन इंद्रदेव सिंह भी है, जिसकी तलाश साल 2013 से ही चल रही है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डॉन ब्रजेश सिंह 1 दशक से ज्यादा वक्त जेल की सलाखों के पीछे गुजारने के बाद बाहर आ गया। लेकिन अब आपको तफसील से बताते हैं कि कैसे ब्रजेश सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। ब्रजेश सिंह जब जेल गया था तब उस पर कुल 19 मुकदमे दर्ज थे। उनमें से 15 में वो बरी हो चुका है और 3 मामलों में जमानत मिल गई थी। अंतिम मामले में भी अब उसे जमानत मिल चुकी है। ब्रजेश सिंह की कहानी में पहले क्राइम का पन्ना आता है और उसके बाद राजनीति का। जराइम की दुनिया में डॉन के खूंखार सफर की शुरुआत होती है 80 के दशक से। 27 अगस्त 1984 वो तारीख है जब इलाके के रसूखदारों में शुमार ब्रजेश के पिता की धरहरा गांव में हत्या कर दी गई। कत्ल का आरोप हरिहर सिंह और पांचू सिंह पर लगा। इस वारदात के बाद ब्रजेश बदले की आग में धधकने लगा। ठीक 1 साल बाद 1985 में पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को मौत के घाट उतारा। ये पहला मौका था जब ब्रजेश के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद ब्रजेश फरार हो गया। इसके बावजूद उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरोप है कि उसने पिता की हत्या में शामिल 5 और आरोपियों को एक साथ गोलियों से भून डाला। इसके बाद ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश को जेल भेजा गया। इसी दरमियान उसकी मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गांव में त्रिभुवन सिंह से हुई। ब्रजेश और त्रिभुवन के बीच दोस्ती हो गई।
दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। धीरे धीरे इनका गैंग पूर्वांचल में सक्रिय होने लगा, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ब्रजेश सिंह और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोयले की ठेकेदारी को लेकर आमने सामने आ गए। ब्रजेश सिंह की पहचान पूर्वांचल में बाहुबली के रूप में रही और उसने मुख्तार के कारोबार में काफी हिस्सेदारी छीनने की कोशिश भी की, चाहे कोयले के ठेके हों या पीडब्ल्यूडी के, शराब के ठेके, रेलवे के ठेके, सब में उसने बराबर मुख्तार अंसारी को चुनौती दी। ये बात अलग है कि मुख्तार अंसारी ने सियासी रसूख हासिल करने के बाद ब्रजेश सिंह को डाउन कर दिया। ब्रजेश सिंह ने भी उत्तर प्रदेश छोड़कर मुंबई, महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी सत्ता बनाई। तमाम ठेके टेंडर हासिल करके उसने मजबूती हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इधर पूर्वांचल में लगातार गैंगवार होती रही। ब्रजेश सिंह और माफिया मुख्तार अंसारी के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली, पूर्वांचल की धरती खून से लाल हो गई और इस गैंगवार में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गैंग के कई लोग मारे गए। शायद ब्रजेश को इस बार मुख्तार की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए मुख्तार अंसारी के प्रभाव की वजह से ब्रजेश पर पुलिस और नेताओं का दबाव बढ़ने लगा। ब्रजेश के लिए कानूनी तौर पर काफी दिक्कतें पैदा होने लगी थीं। माफिया ब्रजेश का काला कारोबार संभालने वाले कई लोग मुख्तार गैंग और पुलिस के निशाने पर थे। ब्रजेश का राइट हैंड कहे जाने वाला अजय खलनायक भी इनमें से एक था, जिस पर जानलेवा हमला भी हो चुका था। इस हमले के पीछे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। 12 साल पहले यानी जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के काफिले पर गाजीपुर के उसरी चट्टी इलाके में जबरदस्त हमला हुआ था। ट्रक में भरकर आए कई बदमाशों ने मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिसमें मुख्तार के गनर और दूसरे पक्ष से मनोज राय समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में ब्रजेश सिंह के साथ त्रिभुवन सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। माना यह जा रहा है कि ब्रजेश सिंह के बाहर निकलने के बाद एक बार फिर पूर्वांचल की राजनीति में और अंडरवर्ल्ड में उसरी चट्टी कांड फिजा को गरमाएगा। इस दुश्मनी के चलते ही ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरा पूर्वांचल दहल गया, इलाके के लोगों में खौफ भर गया। माफिया ब्रजेश सिंह का काला साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और ओडिशा में भी उसने अपना जाल फैला लिया था। हालांकि उस वक्त ब्रजेश भूमिगत था। फिर ब्रजेश ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय का दामन थाम लिया। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत मिल गई, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, जिसके चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। आरोप है कि यह हत्या मुख्तार अंसारी के इशारे पर की गई। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे और लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अमरोहा की गौशाला में जहरीले चारे की वजह से 25 गायों की मौत हो चुकी है, जबकि कई बीमार हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मामले पर आला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। इसी बीच गौशाला को चारा देने वाले शख्स पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। अमरोहा की गौशाला में सैकड़ों गायों के बीमार पड़ने से हड़कंप मच गया है। साथलपुर गौशाला में गायों की मौत का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों के मुताबिक 25 गायों की मौत हो चुकी है और कई बीमार हैं। अभी तक की जो संख्या हमारी है वो 25 तक के मृत है और बाकी इलाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से बाकी स्वस्थ हो जाएंगे। ये कमी जो है इसमें चारे में बता रहे हैं कि चारा खाने से कुछ पॉइजन हुआ है। चारा इन्होंने पहली बार लिया है, तो जिससे चारा लिया था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वो ताहिर नाम के व्यक्ति से चारा लिया था, पहली बार लिया था, एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव, डायरेक्टर पशुधन
और मुरादाबाद कमिश्नर से जांच रिपोर्ट मांगी है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि गौशाला में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। गौशाला खाली सी हो चुकी है, इतनी गाय मर चुकी हैं। कितनी गायें थी? 250-300 से ज्यादा मर चुकी हैं। गाय तो काफी थी इसमें, कोई गिनती तो किसी ने करी ना है, क्यों इसमें कोई अंदर तो दस्ता ही ना है ना। बीमार गायों का इलाज जारी है। इस बीच आला अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। शुरुआती जांच में बीमार होने की वजह चारा में गड़बड़ी सामने आ रही है। अमरोहा से एबीपी गंगा के लिए अफसर अली की रिपोर्ट। और अब बात यूपी भाजपा की। यूपी में अब भाजपा किसानों को साधने की कोशिश में जुट गई है और इसी के तहत अब आज से अगले 3 दिनों तक मेरठ के हस्तिनापुर में भाजपा किसान मोर्चे का प्रशिक्षण वर्ग शिविर लग रहा है। हस्तिनापुर में 3 दिन तक एक साथ होकर भाजपा किसान मोर्चा किसानों में पैठ बनाने की रणनीति बनाएगा। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के किसान मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। भाजपा किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार चाहर प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत करेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल की ओर से मोर्चे के पदाधिकारियों को संगठनात्मक गुणों के बारे में बताया जाएगा। और इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। तो आज से किसानों को साधने की कोशिश भाजपा की शुरू हो रही है। और चलिए अब बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले की। SC/ST एक्ट के तहत FIR होने पर हाईकोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता को सिर्फ FIR दर्ज कराने या फिर चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर ही सरकारी मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। आरोपों को दोषी करार दिए जाने के बाद ही शिकायतकर्ता को मुआवजा मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश की कॉपी भेजने को कहा है उन्हें। और रायबरेली के इसरार अहमद की याचिका पर ही हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। इसरार अहमद के खिलाफ रायबरेली के नसीराबाद थाने में SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद 75,000 का मुआवजा भी ले लिया था। इसके बाद शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता में समझौता हो गया। याचिकाकर्ता इसरार ने समझौते के आधार पर आपराधिक कार्रवाई रद्द किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट का ये अहम फैसला आया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।